हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर दिया था विजन टेस्ट सीरीज की। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ, अपसल्कन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपसल्कन को अंग्रेजी में एक्सफोलिएशन कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, यह अपक्षय प्रक्रिया का एक परिणाम है। तो अपक्षय हमने पहले क्लास में पढ़ लिया है कि अपक्षय की इंग्लिश होती है वेदरिंग, और वेदरिंग क्या होता है, ये रॉक्स की टूट फूट होती है, मगर इसमें मूवमेंट नहीं होता है, यानी कि ये इरोजन से डिफरेंट होता है। तो एक्सफोलिएशन जो होता है वो वेदरिंग का ही परिणाम होता है। अपसल्कन का मतलब क्या होता है, मतलब रॉक्स का हट जाना। तो सेम वेदरिंग भी होती है, तो यही इसी का वेदरिंग का रिजल्ट जो होता है अपसल्कन होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, अपसल्कित गुंबद सामान्य तौर पर शुष्क जलवायु और उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अपसल्कित गुंबद जो है वो निरंतर अभारितकरण और शैलों के प्रसारण के कारण बनते हैं, न कि शुष्क जलवायु और तापांतर में अंतर के कारण बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और तीसरा स्टेटमेंट है, अपसल्कित टॉर्च जो होता है निरंतर अभारित और शैलों के प्रसार के कारण बनता है। नहीं, अपसल्कित टॉर्च जो होता है वो ड्राई क्लाइमेट में और तापांतर में अंतर होने के कारण बनता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। अभी क्या पूछ रहा है, सही कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 ही करेक्ट था, तो हमारा ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कुछ शहरों के नाम दिए हुए हैं और उसका नदियों का नाम दिया हुआ है, तो हमें मिलाना है। जैसा कि श्रीनगर काफ़ी फेमस सिटी है और ये झेलम के किनारे है, न कि चिनाब के किनारे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। कोटा जो है, कोटा आपको पता है भारत का शिक्षा शहर के नाम, एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, और ये चंबल रिवर के ही किनारे है। अगला क्वेश्चन अगला है सिलचर। सिलचर बराक नदी पे है, असम में है। हम्पी जो है आपको पता है ये हिस्टोरिकल मोनूमेंट है और ये काफ़ी फेमस है। तो हम्पी जो है तुंगभद्रा रिवर के किनारे बसा हुआ है, न कि कावेरी के। तो पहला और चौथा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसमें पूछ रहा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला और चौथा। पहला चौथा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीत ऋतु के मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, शीत ऋतु के बारे में पूछा है, यानी कि कोल्ड वेदर के बारे में पूछा है, जबकि ठंडी होती है। तो उसमें मौसम की क्रियाविधि के बारे में पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, भारत में मौसम की दशाएं मध्य और पश्चिमी एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होती है। बिल्कुल, अगर एयर प्रेशर डिफरेंस है मध्य और पश्चिमी एशिया में, तो उसका इफेक्ट मौसम पे पड़ेगा भारत के। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और अगला स्टेटमेंट है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते हैं। तो आपको पता है ठंडी के टाइम में क्या होता है, वेस्टर्ली विंड्स आती हैं भूमध्य सागर से उठते हुए। जो भारत का पश्चिमोत्तर एरिया होता है, राजस्थान, जयपुर, ये सारे गुजरात और ये जम्मू वगैरह का रीजन, वहाँ पे क्या होता है, पश्चिमी वेस्टर्ली विक्षोभ होते हैं। तो ये करेक्ट है। तो तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होने वाली जेट धारा तिब्बती उच्चभूमि के उत्तर में प्रभावित होने वाली जेट धारा के साथ मिल जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है जेट स्ट्रीम, और तिब्बत की जेट स्ट्रीम 2 पार्ट्स में बढ़ जाती है। तिब्बत के ऊपरी वाले जो तिब्बत का जो रीजन है उसके नॉर्थ की तरफ एक चलती है, और एक तिब्बत जो हिमालयन का साउथ रीजन है उसमें एक तरफ चलती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो हमारा क्या पूछा, सही कौन सा है? तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा डंकन जलसंधि और 10 डिग्री के मध्य स्थित है? तो इसमें लिटिल अंडमान आंसर होगा। इसका एक बार मैप हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, आप मैप देखिए, इसमें देखिए ये अंडमान निकोबार का मैप है। यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ अंडमान है, ठीक है, फिर मिडिल अंडमान आता है, लोअर अंडमान आता है, फिर लिटिल अंडमान आता है। और लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास आता है। लिटिल अंडमान के बाद फिर निकोबार का रीजन आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, इसको कार निकोबार है, फिर क्या है,
ये कच्छल है, लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। तो देखो इनके निकोबार, लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, और जो है लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास है। तो क्वेश्चन में पूछा था डंकन पास और 10 डिग्री चैनल के बीच में कौन सा आइलैंड है, तो यहाँ पे लिटिल अंडमान हो जाएगा। और देखो कि अंडमान की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ये देखो लोअर अंडमान में सिचुएटेड है। और कार निकोबार में कुछ रीजन्स आते हैं, जैसे कि कच्छल का नाम फेमस है, बोम्पाका, नैनकोरी, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, जहाँ पे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। ठीक है, तो ये है मैप अंडमान एंड निकोबार का। तो इसमें क्वेश्चन में क्या होगा, लिटिल अंडमान आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भौगोलिक शब्द पवन विदर का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, यानी कि विंड गैप। पवन विदर को अंग्रेजी में विंड गैप कहते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ वर्णन मतलब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो स्टेटमेंट नंबर डी जो है वो करेक्ट है। यह एक कटाव है जिससे होकर एक जलधारा कभी प्रवाहित होती थी जो वर्तमान में सरिता अपहरण के परिणाम स्वरूप सूख गई है। सरिता अपहरण मतलब होता है रिवर कैप्चरिंग। तो रिवर कैप्चरिंग के फलस्वरूप ये क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है, सूख गई है। तो इसको हम विंड गैप से डिफाइन करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित कथनों में से पार्थिव ग्रहों की चट्टानी प्रकृति की व्याख्या करता है। आपको पता है कि टोटल 8 प्लैनेट हैं, और उसमें 4 को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं और 4 को है जोवियन प्लैनेट कहते हैं। एनसीईआरटी में दी हुई है। तो जोवियन प्लैनेट जो होते हैं वो जो एस्टेरॉइड बेल्ट होता है उसके बाहर के जो एरिया में होते हैं, जैसे कि बृहस्पति हो गया, फिर उसके बाद शनि हो गया, फिर अरुण और वरुण आ गया। ये चारों क्या होता है, जोवियन प्लैनेट में आते हैं। और पृथ्वी जो एस्टेरॉइड बेल्ट के पहले पड़ते हैं और सन के बाद में, मतलब इन दोनों के बीच में पड़ते हैं। जैसे कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, उसके बाद शुक्र हो गया, उसके बाद मंगल और पृथ्वी, ये सब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में आते हैं। तो उसके बारे में पूछा है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के बारे में पूछा है। ये कह रहे ये जनक तारे के बहुत समीप बने थे। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये सन के पास में ही तो हैं, जनक तारे के करीब बने थे। दूसरा है सौर वायु सूर्य के निकट अधिक शक्तिशाली होता है। तो सिंपल सी बात है, सोलर फ्लेयर सूर्य से ही निकलती है, तो सूर्य के निकट इसका प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये स्ट्रांग होगा। और नेक्स्ट है स्टेटमेंट, ये कम गुरुत्वाकर्षण के साथ आकार में छोटे हैं। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें ग्रेविटेशन कम होता है और इनकी शेप जो होती है छोटी होती है। ठीक है, क्योंकि जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं बाद वाले, बृहस्पति वगैरह, ये काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सही उत्तर पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है लूखा नदी। लूखा नदी के बारे में पूछा है, छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी भाग में बहती है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। लूखा नदी जो है, जो मेघालय में 3 हिल्स है, गारो, खासी, जयंतिया जो हिल है, पूर्वी हिल, उसके दक्षिण में बहती है, ना कि नागपुर पठार में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरा क्वेश्चन है, अथिरापल्ली जलप्रपात चलकुडी नदी पर स्थित है। क्योंकि ये करंट का टॉपिक था, अथिरापल्ली जलप्रपात की जो मंजूरी मिली थी केरल में चलकुडी रिवर पे, उसको रोक लगा दी गई है, इसकी वजह से ये चर्चे में था। तो चलकुडी रिवर कहाँ है, केरल की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और ये जाके पेरियार में मिल जाती है। तो अथिरापल्ली जलप्रपात इसी पे है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, सही हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। ये सही है, साबरमती रिवर का उद्गम जो होता है अरावली से ही होता है और ये राजस्थान और गुजरात में बहती है। तो आपको क्या पूछा, सही पूछा है। तो सही हमारा दूसरा और तीसरा हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें, ग्रिप्स ऋतु के स्थानीय तूफानों के संदर्भ में काल वैसाखी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काल वैसाखी जैसे कि नाम से इसके लगता है, ये वैसाख में चलने वाली पवनें शाम के टाइम में चलती हैं और ये बहुत ही मतलब भीषण होती है, विनाशकारी पवनें होती है, इसलिए इसको काल वैसाखी कहते हैं। और ये पश्चिम बंगाल और असम में चलने वाली हवाएं हैं और इसको असम में स्थानीय भाषा में बारदोली छिड़ा के नाम से जानते हैं, बारदोली छिड़ा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है,
स्थानीय रूप से इन्हें आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है क्योंकि आमों की शीघ्र पकड़ में सहायता करता है। नहीं, ये गलत है। आम्र वर्षा अलग होती है और काल वैसाखी अलग है। ये केरल और कर्नाटक राज्यों में सर्वाधिक प्रचंड होते हैं। नहीं, ये भी गलत है। हमने बताया पश्चिम बंगाल और असम में ये प्रेजेंट होती हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट कौन से सही नहीं है? तो 1 और 2 दोनों सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अपर्दन का प्रकार दिया हुआ है और संभावित उपाय ताकि अपर्दन रोका जा सके। तो 2 तरह के, जैसे हम पानी से होने वाले इरोजन जो होता है उसको 2 टाइप्स में बांट देते हैं। एक जो होता है गली इरोजन होता है और एक होता है सीट इरोजन होता है। तो गली इरोजन जो होता है वो ढालों पे देखने को मिलता है और सीट इरोजन जो होता है वो समतल भूमि पे देखने को मिलता है। सीट इरोजन में क्या होता है, मतलब मूसलाधार बारिश के बाद जो होता है सीट ही पूरी हट जाती है सॉइल की, तो उसको सीट इरोजन कहते हैं। और गली इरोजन पहाड़ों पे ढालों पे पानी बरसने के बाद वो इरोजन जो होता है उसको गली इरोजन कह देते हैं। तो अब पूछ रहा है अंगुलियाकार अवलालिकाएं, मतलब उंगली के आकार के जो गली इरोजन्स बनते हैं उसको क्या हम सीढ़ीदार खेतों का निर्माण करके रोक सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि पहाड़ों पे क्या होता है, सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। इसीलिए बनाए जाते हैं कि ताकि इरोजन को कम किया जा सके। बड़ी अवलालिकाएं, जहाँ पे बड़ा गली इरोजन्स होता है उसको चेक डैम्स बना के रोका जाता है। ये भी सही है। अवनालिकाओं का शीर्ष की ओर फैलाव, अवनालिका को बंद करना। अवनालिका को बंद कर देंगे, अगर उसको क्लोज कर देते हैं तो भी ये क्या होता है, ये भी उपाय होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो सही पूछा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में दबाव की दशाएं मानसून को प्रभावित करती हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये स्टेटमेंट आपको पता है, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में जो प्रेशर का डिफरेंस होता है इसकी वजह से अल नीनो वाला इफेक्ट होता है, जो कि काफ़ी यूपीएससी का फेवरेट है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ, यदि प्रशांत महासागर में ताहिती और हिंद महासागर में डार्विन के मध्य दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ ये है कि भारत में अच्छी मानसून होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है अल नीनो परिघटना प्रायर साउथ वेस्ट मानसून के आगमन में देरी होने से संबंध होती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जब जिस साल भी अल नीनो आती है वो हमारे साउथ वेस्ट मानसून को क्या कर देती है, वीकेंड कर देती है। इसी के लिए अल नीनो को अच्छा नहीं माना जाता है मानसून के लिए, क्योंकि अल नीनो एक ऐसी घटना है जो 3 से 7 सालों के मध्य में बनती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट गलत है। इसमें अगला क्वेश्चन है, जल के निम्नलिखित संग्रहों को पृथ्वी की सतह पर कुल जल धारण के प्रतिशत के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता है इसमें हमें क्या दिखाना है, जल का कितना परसेंटेज कौन कौन से एरिया में है उसको हमको घटते हुए क्रम। आपको पता है सबसे ज़्यादा जल महासागरों में है, लगभग 97% के आसपास जल जो होता है महासागरों में पाया जाता है। तो इसमें महासागर तो दिया नहीं है। सेकेंड नंबर पे 2% के आसपास के जल जो होते हैं हिमानियों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि हिमानियों वाला तो हमको तो पहला ज़्यादा वाला तो मिल गया, 2 स्टेटमेंट हम एलिमिनेट कर सकते हैं जिसमें 3 पहले दिया हुआ है, यानी कि हमारी या तो बी सही होगा या डी सही होगा। इसके बाद कौन से में, हिमानी के बाद सबसे ज़्यादा जल होता है जो वो झील में होता है, ठीक है। फिर जाके मृदा में नमी होती है, फिर नदी और नाले में होता है। तो स्टेटमेंट डी करेक्ट हो जाता है। इसका हम परसेंटेज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है ये। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन याद होने चाहिए। 22 ओके। यहाँ पे देखिए इसकी सीट दी हुई है। देखिए सबसे ज़्यादा जो महासागर में जल होते हैं 97.25% के आसपास, और ग्लेशियर्स में 2.05% के आसपास, और भूमिगत जल कितना होता है 0.68, झीलों में 0.01, और मृदा में नमी 0.005, वायुमंडल में 0.001, फिर देखिए नदी और नालों में 0.0001, जैवमंडल में 0.00004, ठीक है। तो ये क्रम है पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हमारा स्टेटमेंट डी इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन मानसून के संदर्भ में शीतकालीन मानसून पूछ रहा है, स्टेटमेंट उससे रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट है, भूमि पर
एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन के कारण इससे वर्षा होने की संभावना कम हो जाती है। तो ये करेक्ट है, क्योंकि जब एंटी साइक्लोन होता है तो वेदर साफ़ हो जाता है, तो वर्षा कहाँ से होगी। तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा क्या है, इसमें नमी की कमी होती है, इसलिए इसके द्वारा भारत के किसी भी भाग में वर्षा नहीं होती। ये गलत है, किसी भी भाग में। आपको पता है शीतकालीन मानसून से तमिलनाडु वाले रीजन में काफ़ी बारिश होती है, तो किसी भी भाग में नहीं होती, ये तो गलत हो गया ना। तो हमारा क्या पूछ रहा है, सही, तो केवल 1 ही सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। फान पवन और चिनूक पवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फान पता है ये कहाँ पे, आल्प्स जो है स्विट्जरलैंड की जो पर्वत है आल्प्स, उसके मतलब एरिया में बहता है ये, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हवाएं जो होती है ये क्या करती है, टेम्परेचर को बढ़ा देती है, और बढ़ाने से क्या होता है, बर्फ़ पिघल जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे फसल वगैरह जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो पकते हैं, तो उसको अच्छा माना जाता है। इसी तरह चिनूक जो है ये रॉकीज़ में बहते हैं, अमेरिका में रॉकीज़ पर्वत है वहाँ पे बहते हैं, और ये भी क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे कि क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद वहाँ पे ग्लेशियर्स पिघलते हैं और फसल और फ्रूट्स जो है पक जाते हैं, ठीक है। तो ये बेटर माना जाता है। तो ये कह रहा है ये शुष्क पवनें हैं जो पर्वतों के पवनाभिमुख ढालों पर तब बहती है जब अवरोही वायु के बढ़े हुए दाब से संपीड़ित हो जाती है। तो ये सही है, ड्राई विंड्स हैं। और ये लीवर्ड साइड होता है, जो पवन का पवनाभिमुख ढाल होता है उस पर बहती है, ठीक है। और ये देखिए दूसरा स्टेटमेंट, ये तापमान बढ़ा देती है जिससे फसलों और फलों की वृद्धि में तेजी आ जाती है। अभी मैंने बताया कि तापमान को क्या करती है, बढ़ा देती है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। तो 1 और 2 सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल मृदा का विकास कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ जहां रवादार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। इस मृदा का लाल रंग लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है और महीन करों वाली यह मृदा उर्वर होती है। यह मृदा सामान्यतः निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाई जाती है। तो लाल मृदा के बारे में बताया है, लाल मृदा का रंग लाल होता है क्योंकि उसमें आयरन होता है, ठीक है। और जो इनकी महीन कर वाली मृदा होती है उर्वर होती है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये खुद ही बता रहा है क्वेश्चन में। और ये कहाँ पाई जाती है ये पूछ रहा है, तो ये जो हमारा आपका जो एरिया है पर दक्कन का प्लेटू है उसके पूर्वी भाग में पाया जाता है। तो पूर्वी एरिया में उड़ीसा आता है, छत्तीसगढ़ आता है, कर्नाटक आता है, झड़कर पंजाब नहीं आता है, तो पंजाब इसमें एलिमिनेट कर देंगे और बाकी 1, 2, 4, 5 करेक्ट हो जाएगा। तो नीचे दिए कोट में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर माय चैनल। थैंक यू।